हेलो नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत करता हूं जीरो एजुकेशन पॉइंट पर। आज हम लोग रीजनिंग के पार्ट 54 सॉल्व करेंगे। देख सकते हैं स्क्रीन पर किस तरह का प्रश्न होगा। कोई भी कंपटीशन एग्जाम हो जिसमें रीजनिंग से संबंधित क्वेश्चन पूछे जाते हैं, रेलवे, एसएससी, बैंकिंग, एसएससी जीडी, एमटीएस, सीएचएसएल, आरआरबी, एनटीपीसी, आरआरबी का ग्रुप डी, एएलपी टेक्नीशियन, आरपीएफ, बीएसएससी, सभी टाइप का क्वेश्चन कराया जाता है इस चैनल पर। तो चलिए हम लोग आज का पहला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। ये रहा पहला क्वेश्चन। क्या है? उस विकल्प का चयन करें जो तीसरे पद से उसी प्रकार संबंधित है जैसे दूसरा पद पहले पद से। तो क्या है? कुत्ता है, रखवाली है। तो घोड़ा का क्या होगा? गाड़ी, काठी, स्थिर, सवारी। तो देखिए कुत्ता क्या करता है, कुत्ता आदमी पालता है तो क्या रखवाली का काम आता है, मतलब देख रेख करता है, रखवाली करता है। तो आप अगर घोड़ा पालेंगे तो क्या होगा, आपको क्या फ़ायदा मिलेगा उससे? क्या हो सकता है? देखिए आंसर लगाइए। गाड़ी तो नहीं हो सकता है, ये काठी भी नहीं होगा, स्थिर नहीं होगा, लेकिन घोड़ा सवारी के लिए यूज किया जाता है। तो ऑप्शन डी सही हो जाएगा। चलिए दूसरा क्वेश्चन देखिए। क्या है? यदि ए एम बी ई आर बराबर 27, बी आर ओ डब्ल्यू एन बराबर 14, तो जी आर डबल ई एन बराबर क्या होगा? लगाइए आंसर। क्या आ रहा है इसका आंसर देखिए। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। हाँ, प्लेस वैल्यू लिखा जाए, क्योंकि संख्या में 27 है, संख्या में 14 है। तो लिखिए ए का प्लेस वैल्यू 1, एम है, एम का 13, बी का 2, ई का 5, आर का 18। सभी को जोड़िए आपस में, देखिए कितना आता है। 1 और 13 14 हो जाएगा। 14 2 16, 16 5 21, 21 और 18 8 1 9 यानी 39। यहाँ पर आपको 27 दिया है, आपका 39 आया। तो आप 39 से 27 पे कैसे पहुँच पाएंगे? आ रहा है दिमाग में लॉजिक, एनालॉगी वाला। देखिए 3 गुना 9, तो आप 27 पर पहुँच गए कि नहीं? तो इसको हम चेक कर लेते हैं, क्या इसमें भी यही प्रक्रिया हुआ है? तो चलिए बी का 2 प्लस आर का प्लेस वैल्यू 18, ओ का 15, डब्लू का 23, एन का 14। ठीक है, जोड़िए। 2 और 18 20, 20 और 15 35, 35 और 23 5 3 8 यानी 58, 58 और 14 8 4 12 यानी 72। तो देखिए यहाँ पर 14 है, तो आप 7 गुना 2 करेंगे तो 14 होगा कि नहीं? सेम नियम लग गया, जो भी मान आया आपस में गुणन कर दिए, 27 आ गया। यहाँ भी जो मान आया उसको आपस में गुणा कर दिया, 14 आ गया। तो इसको अभी आप प्लेस वैल्यू लिखिए और आपस में गुणा कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। तो क्या है? जी है। तो हमें पता है G7 होता है, प्लस आर का प्लेस वैल्यू 18 प्लस ई है यानी डबल ई है, तो 5 + 5 प्लस एन का 14। जोड़िए 7 और 18 कितना? 25, 25 5 30, 30 5 35, 35 और 14 49, 49 आया। तो इसको आपस में गुना कीजिए, 4 गुना 9 कितना हो जाएगा? 9 चौक 36। कहाँ है? ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। चलिए तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। तीसरा क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। ठीक है, क्या लिखा है? किसी विशेष कूट भाषा में महाराजा को, ठीक है, यहाँ पर महाराजा लिखते हैं MAHARAJA, इतना है। ठीक, इतना को इसने क्या लिखा है? ये लिखा है। चलिए कलर अलग लेते हैं, समझिएगा। जेड लिखा, एन लिखा, यू लिखा, एन लिखा, ई लिखा, फिर एन लिखा, डब्लू लिखा, एन लिखा। बस इतने हैं, इतने हैं। आप इसको जब देखेंगे तो आपको शुरू में क्या दिखाई देगा इस क्वेश्चन में कि यहाँ देखिए एम है, यहाँ इसने एन किया है, विपरीत किया है। यहाँ भी आप ए देखेंगे तो यहाँ आप देखेंगे जेड किया है, इसको विपरीत इधर ले गया। लेकिन अब जब आप दूसरा अंक देखने का प्रयास करेंगे या दूसरा अल्फ़ाबेट, यहाँ पर ए है तो फिर देखिए इसने यहाँ जेड कहाँ लिखा, ये जे है तो यहाँ क्यू कहाँ लिखा, जे का विपरीत क्यू। ठीक, तो ये नहीं लगा है। लेकिन जब आप पहला बार इस क्वेश्चन को देखेंगे तो आपको वही लगेगा कि यहाँ एम है, देखिए यहाँ एन था, यहाँ ए है, यहाँ जेड है, सबका विपरीत करके इधर से लास्ट वाला को यहाँ और यहाँ फर्स्ट वाला को यहाँ लगेगा। लेकिन वैसा हुआ नहीं है, देख लिया अपने प्रत्यक्ष में कि हुआ नहीं है। तो अब आप क्या करेंगे? अब दूसरा नियम लगाएंगे। दूसरा नियम क्या आपका दिमाग में आना चाहिए कि आप यहाँ एक चीज़ देखने का प्रयास कीजिए। ये ए देखिए, ए को इसने एन लिखा है, यहाँ भी इसने ए को एन लिखा है, यहाँ भी इसने ए को एन लिखा है। ठीक है, तो ए को एन कैसे लिखा है वो अब समझिए। अल्फ़ाबेट हम लोग का कितना होता है? 26। प्रथम अर्धांश कितना का होता है? 13 का। दूसरा भी 13 का। प्रथम अर्धांश 13 तक यानी एम,
और दूसरा m के बाद फिर z तक 13 होता है, ठीक है। n से उधर स्टार्ट होता है ना, यानी यहाँ से a से m तक और फिर यहाँ n से z तक, ठीक। 13 13 26। तो हम लोग पढ़ते भी हैं रीजनिंग में कि प्रथम अर्धांश को उलटा लिखा जाए या द्वितीय अर्धांश को उलट कर लिखा जाए या बायां तरफ से लिखा जाए, वही चीज़ है यहाँ। कैसे पता चला? a का n लिखा था। तो अब देखिए, अब हम यहाँ थोड़ा सा समझ लेते हैं, समझिएगा, ठीक। हम लिखते हैं a b c d e f g h i j k l m, इतना लिखे प्रथम अर्धांश। अब दूसरा यहाँ से लिखेंगे, क्या लिखेंगे? n o p q r s t u v w x y z, हो गया ना द्वितीय अर्धांश, ऐसे लिख दिए। अब देखिए आपका कोड जो है वो मिल रहा होगा आपको। ए को देखिए इसने n लिखा, हर जगह ए को n लिखा है, तो आपको ये निकालना है, ठीक है। तो आप निकालिए। आर है, ऑप्शन भी देखिए कितना खतरनाक है इस क्वेश्चन का। आर है तो आर को आपको क्या लिखना है? यहाँ देखिए आर को क्या कोड हुआ है? ई हुआ है ना, तो शुरू में ई होगा। तो आपको सब ऑप्शन में ई दिखाई दे रहा है, देखिए नहीं छांट पाएंगे आप। लास्ट में भी देखेंगे सी है, यहाँ भी सी है, यहाँ भी सी है, यहाँ भी आपको दिक्कत होगा। तो इसको बना के आपको जाना ही पड़ेगा। समय इस तरह का एग्जाम में क्वेश्चन लेता है, देना पड़ेगा। और आप नहीं देंगे कब? जब आप इस प्रोसेस को समझ के रखेंगे, दिमाग में रिवाइज करेंगे, तो आप ये वहाँ जल्दी भी बना सकते हैं। तो अब आर के बाद क्या? ए है ना। तो ए तो हमें पता ही है, इतना बार हमें ए को एन लिखे है तो हम एन लिख देंगे। उसके बाद आई है, तो आई को देखिए आपने यहाँ पर क्या लिखा है? ये आई है आपका, एच के बाद आई है। भी लिखा है तो पी लिखिए, ठीक। उसके बाद फिर एन है, तो एन को तो अब ए लिखना पड़ेगा, क्योंकि जब ए का एन हुआ है तो एन का ए हो जाएगा, ठीक है। तो क्या हुआ? ई एन भी ए इसमें भी है, ई एन भी ए इसमें भी है, ई एन ये खत्म हो गया। आपका बच रहा है ए और बी। अब इसमें आपका क्या होगा? एक अंक और आगे बना लीजिए। चलिए कहाँ तक पहुँचे थे हम लोग? एन तक। एन के बाद ये डी है, तो डी को यहाँ क्या किया गया है? देख लीजिए, यहाँ देखिए ये डी है, डी को क्यू किया है, तो यहाँ क्यू करेंगे। तो ई एन भी ए क्यू, ई एन भी ए क्यू, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक। अच्छा लॉजिक है, इसको समझिए, इस तरह से पूछा भी जा सकता है। चलिए चौथा क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करते हैं। उस विकल्प का चयन करें जो तीसरे पद से उसी प्रकार संबंधित है जैसा दूसरा पद पहले पद से। टिड्डा है, कीट है, तो लकड़बग्घा का क्या होगा? शाकाहारी, स्तनपाई, सांप, उभयचर। तो पहले आप टिड्डा को देखिए। टिड्डा किसके अंतर्गत आते हैं? कीट के अंतर्गत, ठीक है। टिड्डा जो है वो कीट के अंतर्गत आता है। तो लकड़बग्घा किसके अंतर्गत आएगा? शाकाहारी तो होता नहीं है, सांप तो होगा नहीं, उभयचर तो होगा नहीं, जल में थल में दोनों में। तो लकड़बग्घा का आप स्तनपाई लगा दीजिए, ऑप्शन बी सही कर दीजिए। देखिए इस तरह का क्वेश्चन में क्या होता है ना कि आपको अगर नहीं भी मालूम है ना, तो आप ऑप्शन छांट के भी कभी कभी काम कर सकते हैं, जो कि एग्जाम में आपको आ जाएगा दिमाग में, और आप आंसर सही करके भी आ सकते हैं। जैसे आपको दिखा टिड्डा और कीट, तो पता चला ना कि टिड्डा कीट में आता है अंतर्गत में। तो लकड़बग्घा क्या शाकाहारी में आता है? कभी नहीं, लकड़बग्घा तो आएगा ही नहीं। तो क्या सांप में भी नहीं, उभयचर में भी नहीं, तो आप स्तनपाई मार दीजिए, लगा दीजिए, क्या दिक्कत है। और आता है तो एक ही बार में लगा देंगे, टिड्डा कीट तो लकड़बग्घा का स्तनपाई। चलिए पांचवा क्वेश्चन सॉल्व कीजिए। दिए गए विकल्पों में से उस संख्या का चयन करें जो निम्नलिखित श्रेणी में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आ सकती है, ठीक। लगाइए दिमाग, क्या लगाइएंगे आंसर इसका? 8 है, 18 है, 32 है, 50 है, ठीक। चलिए 8 है, 18 है, 32 है, 50 है, क्वेश्चन मार्क। कितना का डिफरेंस? 10 8 18। कितना का डिफरेंस? 18 + 14, तब ना होगा 32। यहाँ कितना का डिफरेंस? 18 का, 32 18 50। अब अगला क्या होगा? तो देखिए 10 + 4 14, 14 + 4 18, 18 + 4 22 हो जाएगा। तो आप 50 में अगर 22 करेंगे तो आपको 72 मिलने वाला है, तो ऑप्शन डी सही हो जाएगा। चलिए छठा क्वेश्चन देखिए। दिए गए विकल्पों में उस संख्या का चयन करें जो निम्नलिखित श्रेणी में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आ सकती है। लगाइए, तो ये पूछा हुआ प्रश्न है, इसको आज हम पोस्ट में भी डाले हुए थे यूट्यूब पर, बहुत कम स्टूडेंट ने इसका सही आंसर दे पाया। पूछा हुआ प्रश्न है एनटीपीसी का 2020 का, ठीक। क्या लॉजिक है इसमें? आ रहा है दिमाग में? लाइए और बनाइए। देखिए 19 है,
29 है, 59 है, 79 है। सब संख्या आप देख रहे हैं, क्या दिख रहा है आपको? अभाज्य संख्याएं दिख रहा है, 19 भी, 29 भी, 59 भी, 79 भी। तो आप सीधा सीधी समझ लीजिए कि सभी अभाज्य संख्या हैं। अभाज्य संख्या मतलब जिसमें एक से भाग लगे और खुद वही संख्या से लगे। जैसे 19 है तो एक और 19 से, 29 है तो एक और 29 से, 59 है तो एक और 29 से, और तो किसी से नहीं लग रहा है, 79 है तो एक और 79 से, और लगा दीजिए किसी से अगर लगता है तो लगेगा ही नहीं, अभाज्य संख्या है। तो इसने क्या किया है, अभाज्य संख्या को ग्रुप लेके चला है, और जिसमें क्या किया, बढ़ते हुए गया। यानी 19 के बाद देखिए अभाज्य संख्या आपको 23 मिल रहा है, लेकिन इसने 23 को नहीं लिखा, 29 को लिखा। क्यों लिखा? इकाई अंक 9 वाला सिर्फ लिखा इसने, ठीक है, इकाई अंक 9 वाला लिखा। तो जब इकाई अंक 9 वाला लिखा तो अगला जो इकाई अंक 9 वाला आएगा अभाज्य संख्या वो 89 आएगा, तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा। ये लॉजिक था इसका, ठीक। चलिए 7वां क्वेश्चन देखते हैं। किसी विशेष कूट भाषा में ACCESS को 13, 35, 19, 19 लिखा जाता है, तो उसी कूट भाषा में शब्द एक्सीलेंस को किस प्रकार लिखा जाएगा? देखिए क्वेश्चन में है कुछ नहीं, आप भी देख रहे हैं कि इसमें कुछ नहीं है। क्यों? कि ए है, ए का प्लेस वैल्यू 1, सी है, सी का प्लेस वैल्यू 3, सी है फिर 3, ई है, ई का 5, एस है, एस का 19, फिर एस है, एस का प्लेस वैल्यू 19। कुछ है? जो भी आपके पास दिया गया है डाटा उसको आप प्लेस वैल्यू लिख दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। लेकिन जब आप आंसर देखेंगे तो आपको दिमाग घूम जाएगा। सेम लेके चला है, चलेगा भी। जब आपको क्वेश्चन में कुछ नहीं करना है, आप देख के आंसर निकाल रहे हैं, तो फिर आपको तो यहाँ फंसना गा ही एग्जाम में, एग्जामिनर फंसाएगा, क्योंकि समय तो आपको लेगा ही उसने। तो अब आप जल्दी कैसे पिक करेंगे इसको, जल्दी कैसे निकालेंगे वो समझिए। देखिए ई का तो आप लिख देंगे 5, एक्स का तो आप लिख देंगे 24, ठीक, सी का लिख देंगे 3। क्या आपका आ रहा है आंसर? सी का 3। तो आपने यहाँ देखा 5, 24, 3 हुआ, जो कि ऑप्शन ए में हमें दिखाई दे रहा है, ऑप्शन सी में 5, 24, 3 दिखाई दे रहा है। बाकी डी और सी को आप काट पाएंगे, ठीक, और आपको आगे ले जाना होगा। अब ई का हो जाएगा 5, तो दोनों में है 5, 24, 3, 5। अब आप यहाँ पर जैसे डबल एल देखेंगे ना, 12 और 12 होगा ना, एल का प्लेस वैल्यू 12 और 12, तब फिर आप ऑप्शन ए में देखेंगे तो आपको 12 दिखाइए नहीं दे रहा है, 14, 14 है। और यहाँ सी में देखिए 12 और 12 है, तो आप ऑप्शन सी तब लगा पाएंगे, ठीक। क्वेश्चन में कुछ था नहीं, लेकिन ऑप्शन छांटने में आपको समय लग जाता है। तो इस तरह का क्वेश्चन पूछा जाता है। ऑप्शन सी सही हो गया इस क्वेश्चन का। चलिए 8वां क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, क्या कह रहा है। शांति की बेटी चांदनी की शादी अभी से हुई है। अंचल की शादी शांति के नाती पोते सैंडी से हुई है। अच्छा, नाती और पोते ये दिया है, मतलब चाहे नाती है या पोता है, ऐसा नहीं कि नाती से भी हो गया और पोता से भी हो गया। समझिएगा क्वेश्चन को, यहाँ लिखा है नाती या पोता, ठीक है। अब ये नहीं कि नाती से भी हो गया शादी और पोता से भी हो गया, एक ही तो लड़की का 2 शादी, ऐसा नहीं है। नाती या पोता है। अभी का नाती फिर पोता, दोनों देखिए यहाँ भी लिखा है। करण है, रसीम करण की माँ है, शौर्य अंचल का पुत्र है। शौर्य करण से किस प्रकार संबंधित है? दीजिए, घुमा फिरा के क्वेश्चन पूछा गया है, कैसे बना पाएंगे इसको, बनाने का प्रयास कीजिए, ठीक है। लगाइए आंसर इसका, बनाइए इसको, अच्छा क्वेश्चन है। शांति की बेटी चांदनी की शादी अभी से हुई है, तो पहले शांति का बेटी आप करिए, ये शांति हो गया, शांति की बेटी, इसको एक बेटी है, ठीक है, ये हो गया बेटी, ठीक है। शांति का बेटी, ठीक, की शादी अभी से हुई है, ये बेटी है, तो ये आपका अभी अभी कर दीजिए। तो यहाँ आप अब समझ जाइए, ठीक ना, यहाँ करते हुए यहीं से आइए। ये बेटी है और ये शादी इससे हुआ है, तो ये क्या होगा, पति होगा कि नहीं, और ये बेटी तो इसका पत्नी हो गया कि नहीं, ये पति पत्नी का रिलेशन हो गया, ठीक है, ठीक है। आगे क्या कहा, आंचल की शादी शांति के नाती या पोते सैंडी से हुई है। अब देखिए, आंचल की शादी शांति के नाती, तो शांति के नाती कौन होगा, शांति की बेटी का कोई बेटा होगा, ये बेटी है शांति का, ये यहाँ पर जिस पे हम पॉइंट मार रहे हैं ये,
तो वो बेटी है, उसका ही बेटा तो नाती होगा ना, समझ गए। तो बेटी तो का बेटा की है नीचे, समझ लीजिए। आंचल की शादी शांति के नाती या पोते, तो बेटी का ही बेटा होगा नाती, नाती ये लेके चलते हैं हम, शुरू में लिखा है। पोते सैंडी से हुई है। आंचल की शादी शांति के नाती सैंडी से हुई है। अच्छा, ये जो है ना, ये तो सैंडी है, इसका नाम सैंडी है, बेटा सैंडी हो जाएगा। कैसे होगा? शांति का नाती हो गया ना, शांति का बेटी का बेटा हो गया तो नाती ही हो गया। तो यहाँ कहा था आंचल की शादी शांति के नाती सैंडी से हुई है, तो किसका शादी हुआ है? आंचल का, तो यहाँ पर आंचल लिख दीजिए। ये भी आपस में पति पत्नी हो गया कि नहीं? हो गया, ठीक है। अब आगे चलिए। अभी का नाती पोता करण है। अभी है कहाँ? अभी कहाँ है? अभी को देखिए, अभी का नाती पोता करण है, तो ये अभी है, तो अभी को भी एक बेटी होगा, ठीक। लेकिन यहाँ क्या हुआ, हम इस तरफ आंचल लिख दिए, तो अब हम अभी का बेटी बनाएंगे तो आंचल में फंस जाएंगे, तो हमको उधर आंचल नहीं लिखना पड़ेगा, ठीक है, हमको इधर लिखना पड़ेगा, इधर आंचल इधर लिख देंगे, ठीक। ये हो जाएगा पत्नी किसका? सैंडी का। सैंडी और आंचल आपस में पति पत्नी हो गया है, ठीक है, उधर ना लिख के इधर लिख दिए। अगला लाइन क्या कहा? अभी का नाती या पोता करण है, तो अभी को पहले तो बेटा होगा या बेटी होगा, तो आपको क्या करना पड़ेगा? अभी का नाती पोता करण है, रसीम करण की मां है। देखिए कहां से जुड़ता है, अभी का नाती पोता करण है, तो अभी हो गया, इसका एक यहां पर आपको खाली जगह रखना पड़ेगा, इसका बेटा के लिए या बेटी के लिए, क्योंकि उसका नाती करण है, तो यहां आपको करण लिखेंगे तब ना, अभी का नाती होगा ना करण नीचे, तो करण की मम्मी के लिए तो आपको छोड़ना पड़ेगा ना, जो अभी के बेटी होगी तब ना करण तो नाती हो जाएगा, तो इस घर में आप अभी का बेटी बैठाइए। तो यहां देखिए कहा है अभी का नाती पोता करण है, रसीम करण की मां है, तो इस करण की मां रसीम है, तो इस घर में आप रसीम बैठा दीजिए, रश्मि, ठीक है, उच्चारण में गलत हुआ माफ कीजिएगा, रश्मि बैठा दीजिए। अब देखिए आपका हो गया, क्या हुआ? अभी का नाती करण है, तो हुआ ना अभी का नाती करण, रश्मि करण की मां है, तो ये करण की मां हो जाएगा, हो गया, यानी अभी का बेटी हो गया रसीम, फिर उसका बेटा होगा करण, तब ना उसका नाती हो गया अभी का, समझ गए, यहां तक हो गया। और आगे और अभी कहा है शौर्य आंचल का पुत्र है, तो आंचल यहां इसका पुत्र है, कौन? शौर्य, तो यहां पर शौर्य हम कर दिए। डायग्राम कंप्लीट है। अब आपसे मांगा जो है वो निकाल दीजिए। क्या कहा? शौर्य करण से किस प्रकार संबंधित है, तो करण से क्या बोले रिलेशन में कि जिससे कहता है उससे चलना होता है, तो अब करण से चलिए शौर्य पर, तो कैसे जाएंगे? देखिए क्या प्रक्रिया होगा हम लोग का। करण की माँ, ठीक, और इसकी मम्मी के ये पिता है, यानी करण का नाना हो गया, नाना का ये पत्नी है, आपस में पति पत्नी है, तो ये नानी हो गया, नानी का बेटा, ठीक, नानी का बेटा, और बेटा का ये पत्नी है, तो नानी का बेटा मामा, अब मामा का ये पत्नी है, तो मामी, अब मामी का ये बेटा है शौर्य, ठीक है, मामा मम्मी का बेटा, तो मेरा भाई, तो कहाँ है मेरा भाई? ऑप्शन सी में, चचेरा मौसेरे ममेरे फुफेरे भाई बहन। देखिए ऑप्शन सी सही हो जाएगा। क्या किसी को जाने में दिक्कत है? करण से क्या कहा? शौर्य करण से किस प्रकार संबंधित है, तो करण से चलिए, करण की मम्मी, मम्मी का ये अभी पिता है, तो मम्मी का पिता नाना, और नाना की ये पत्नी है, तो नानी, और नानी का ये दोनों क्या है? ये बेटा है, ये पुतहू है, ये भी हम लोग कह सकते हैं अपना लैंग्वेज में। तो नाना का बेटा मामा,
अब मामा का ही ये सौर्य बेटा है ना, ये पति पत्नी यानी मामा मामी है, तो मेरा भाई हो जाएगा। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। 9 नंबर बनाइए। दिए गए विकल्पों में से उस वर्ण समूह का चयन करें जो निम्नलिखित श्रेणी में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आ सकता है। जल्दी बनाइए, ये अच्छा क्वेश्चन है, जल्दी बनने वाला भी है। कैसे पकड़ेंगे इसको? देखिए शुरू में सब में यू यू है, तो शुरू वाला पकड़ेंगे तो आप फंस जाएंगे। बीच में देखिए EAFC है, तो आप बीच वाला पकड़ के निकाल लीजिए, आंसर एक बार में निकल जाएगा। ए के बाद बी, बी के बाद सी, सी के बाद डी, डी के बाद ई के बाद एफ हो जाएगा बीच में। तो एफ किस में है? ऑप्शन सी में है, लगा देंगे। कुछ समय लगा? नहीं लगा। हाँ समय लगेगा। जब आप क्या करेंगे, आप देखेंगे जेड, जेड से वाई, वाई से एक्स, एक्स से डब्लू, डब्लू से बी, तो फिर आप प्लेस वैल्यू लिखेंगे, जेड का 26, वाई का 25, एक्स का 24, ठीक है, फिर डब्लू का 23, फिर भी का 22। तब आप देखेंगे 26 से 25 एक कम, 25 से 24 एक कम, 24 से 23 एक कम, 23 से 22 एक कम, 22 से फिर आप करेंगे 21, तो 21 लिखेंगे यू का प्लेस वैल्यू। फिर आप देखेंगे ABCD, तब फिर जाएंगे UF, तो वो नहीं करना है, हमको देख लेना है यू सब में था, नहीं चेक करेंगे। EAFC था, हम बीच वाला चेक कर लिए, आंसर निकाल लिए, ठीक है। अब आप इसको समय दे के लॉजिक को समझ सकते हैं, निकाल सकते हैं जो भी है। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर F है, E है, घटते गया है ना, लास्ट वाला पकड़ रहे हैं, FEDCB। तो हम इधर से क्यों ना चले जाएं, B के बाद C, C के बाद D, D के बाद E के बाद F, तो यहाँ क्या होगा? A हो जाएगा, तब ना A के बाद B होगा, तो लास्ट में A होगा। तो ऑप्शन सी ही सही था, U भी आ गया, F भी आ गया, A भी आ गया, ठीक। चलिए 10वां क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। लगाइए इसका आंसर, क्या लगाइएगा? क्या कह रहा है? नीचे दिए गए व्यवस्था से सभी विशेष वर्णों को हटा दिया जाए या हटा दिया जाता है तो निम्नलिखित में से कौन सा x के दाएं ओर से 10वां स्थान पर होगा? समझ रहे हैं क्या कह रहा है इसने? कह रहा है इस विशेष वर्णों को हटा दिया जाए। वर्ण बोले तो ये जो आपका है 1, ये जो है 2, ये स्टार 3, डॉलर 4%, इसका इसने बात कर रहा है कि ये जो चिन्ह है इसको आप हटा दीजिए, ठीक है। तो इसको आप इग्नोर कर दीजिए, दिमाग से कर दिए इग्नोर, ठीक। तब कहा है निम्नलिखित में से कौन सा x के दाईं ओर 10वें स्थान पर होगा। अब आप x से चलिए और 10वां पर देखिए कौन होगा। तो आपको x के बाद एक लेना है, किसको? b को लेना है, इस वर्ण को नहीं लेंगे, ठीक। तो 1, 9 हो गया 2, फिर वर्ण आ गया तो इसको नहीं लेंगे, f आ गया 3, ये आ गया 4, ये आ गया 5, फिर वर्ण आ गया नहीं लेंगे, ये 6, k आ गया 7, 2 हो गया 8, फिर डॉलर नहीं लेंगे, ये हो गया 8, 9 और फिर r हो गया 10, ठीक। तो r हो जाएगा 10वां पर, देखिए हो जाएगा ना। x के बाद बोला था ना 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 10 डंडा हो गया, तो r हो गया। तो ऑप्शन सी सही लगा देंगे आंसर। चलिए 11वां क्वेश्चन देखते हैं। लगाइए इसका आंसर, देखिए क्या कर रहे हैं। इसका आंसर लगाइए, क्या है? 21 है, 11 है, तो 31 का यहाँ पर क्या रिलेट करेंगे आप? तो आपको दिख रहा होगा 21 से -10 है, ठीक। तो 31 से -10 कर देंगे क्या? तो कितना हो जाएगा? 21 हो जाएगा। ऑप्शन में नहीं है, ये नहीं होगा। तब हम क्या करेंगे? यहाँ से देखिए 11 गुना 2 करेंगे और -1 करेंगे, तो 11 दूना 22 -1, ठीक। तो अब यहाँ क्या करेंगे? क्या ऑप्शन से रखेंगे आप? 16 रख दीजिए। तो 16 गुना 2 और -1, 16 दूना 32 -1 31, तो ऑप्शन डी सही हो जाएगा, ठीक है। ये है। या नहीं तो आप क्या करिए, इस 21 में 1 जोड़ दीजिए, 21 + 1 कीजिए तो 22 हो जाएगा, बटा 2 कर दीजिए तो 11 आ जाएगा। वही चीज़ इधर कीजिए, 31 है +1 कीजिए तो 32 आ जाएगा, बटा 2 करिए तो 16 आ जाएगा। तो एनालॉजी के सवाल है, बनाने का 1000 तरीका है, आप कौन सा लगा पाएंगे। ऑप्शन आपका एग्जामिनर क्या मांग रहा है उस अनुपात में रीजनिंग का आंसर निकलता है, आप लोग को तो मालूम है। तो इसका 16 ही आंसर आएगा, जैसे आप बनाइए, ठीक। चलिए 12वां क्वेश्चन सॉल्व कीजिए। मुकेश के सामने की ओर दक्षिण दिशा थी, तो यहाँ पता है ऊपर उत्तर, नीचे दक्षिण, इधर पूरब, इधर पश्चिम,
ठीक है, अब हटाते हैं। मुकेश के सामने की ओर दक्षिण दिशा थी। तो अगर किसी के सामने दक्षिण की दिशा है तो दक्षिण दिशा तो नीचे है, ठीक। तो इसका मतलब उसका फेस दक्षिण की ओर है, यही इसने कहना चाह रहा है कि मुकेश के सामने की ओर दक्षिण दिशा है तो उसका फेस दक्षिण की दिशा की ओर है, ठीक है, दक्षिण दिशा की ओर है। वह 5 किलोमीटर सीधे चला तो दक्षिण दिशा की ओर ही 5 किलोमीटर सीधा जाएगा, जब फेस उधर है तो 5 किलोमीटर चला। वहाँ से वह अपने दाईं ओर 90 डिग्री कोण पर मुड़ा। अब आप दक्षिण की ओर अगर जा रहे हैं तो आपका दायां किधर होगा? अगर आपको निकालने में दिक्कत हो रहा है तो आप चले जाइए पश्चिम की ओर, और यहाँ देखिए आपका दायां बायां किधर है। तो पश्चिम की ओर जाएंगे तो आपका बायां इधर होगा, दायां इधर होगा। लेकिन जब आप दक्षिण जाएंगे तो उलट जाएगा कि नहीं? तो यहाँ से भी आप निकाल सकते हैं अगर आपको निकालने में दिक्कत हो रहा है दक्षिण से दायां बायां था, ठीक। अन्यथा आप वहाँ निकाल भी सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, इतना प्रैक्टिस आप लोग का हो चुका होगा। तो हम दक्षिण की ओर जा रहे हैं तो हमारा दायां इधर हो जाएगा, ठीक, और बायां इधर हो जाएगा, ठीक, चूँकि दक्षिण की ओर जा रहे हैं। तो क्या कहा, 5 किलोमीटर सीधा चला, वहाँ से वो अपने दाएं ओर 90 डिग्री कोण पर मुड़ा। तो चलिए दायां ओर 90 डिग्री कोण पर मुड़ा दिए। ये 90 डिग्री का कोण हो जाएगा, ऐसे ही ना बनेगा 90 डिग्री, ठीक है। 90 डिग्री पर मुड़ा दिए और कितना चलाए, 5 किलोमीटर चला दिए, फिर से चल गया, कहा है ना 5 किलोमीटर चला। फिर वो अपनी बाईं ओर 45 डिग्री कोण पर मुड़ा। अब आप यहाँ पर हैं और आपको बायां मुड़ना है 45 डिग्री पर, तो अब बताइए आप कैसे मुड़ेंगे? तो आपका बायां पहले किधर होना चाहिए वो आपको पता करना पड़ेगा। तो आप अगर पश्चिम की ओर जा रहे हैं तो आपका बायां नीचे हो जाएगा, ठीक। तो बायां जो आपका नीचे होगा, ये जो हम नीचे कर दिए ये तो 90 डिग्री का एंगल बन गया ना। तो वो 90 नहीं कहा है, उसने 45 कहा है। तो यहाँ समझिएगा, अगर इस लाइन को हम सीधा यहाँ तक बढ़ा दिए, ठीक, फिर से हम बढ़ाते हैं, हाँ, समझिएगा क्या कहा, 90 डिग्री कोण पर मुड़ा और 5 किलोमीटर चला, वो तो हमने कर दिया था। फिर वह अपनी बाईं ओर 45 के कोण पर मुड़ा, बाईं ओर 45 के कोण पर ये चला गया। तो आप बाईं ओर मुड़ेंगे तो नीचे आएंगे ना, तो ये तो 90 मुड़ जाएगा, लेकिन आपको 45 से मुड़ना है। तो आप क्या करेंगे ना, इतना सा मुड़ेंगे, ये यहाँ आएंगे, यहाँ पर, समझ रहे हैं बात को? क्योंकि आपको मुड़ना बायां है तो नीचे तो हर हालत में आपको मुड़ना पड़ेगा नीचे। आप अगर पश्चिम जा रहे हैं तो आपको नीचे ही मुड़ना पड़ेगा। लेकिन अगर ऐसे जाके आप ऐसे डायरेक्टली मुड़ जा रहे हैं तो ये 90 डिग्री हो जाएगा, ये आपको नहीं मुड़ना, आपको 45 ही मुड़ना है। तो आप लोग अब समझ चुके होंगे कि ये ऐसे रह जाएगा, ऐसे ऐसे रहेगा, तिरछा नहीं रहेगा। देखिए हम डॉट डॉट करते हैं, हाँ, समझिएगा। ये लाइन तो हो जाएगा सीधा, ये सीधा, इससे हम मिलाते हैं इसको, ये सीधा हो गया। अगर आप यहाँ से ऐसे मुड़ जाते नीचे तब ये 90 डिग्री का बन जाता, तो आपको 45 से मुड़ना है, तो इसीलिए आधा में मुड़े हम। अगर इसको आप 4 मान लें, मान लीजिए 4 हो गया, ये चारों तरफ हो गया, कोई दिक्कत अब आपको नहीं, ठीक है, चारों 90 डिग्री का हो गया। तो अब अगर आप 90 मुड़ते तो इसी पे मुड़ जाते ना, आप इधर जा रहे थे ऐसे करके ऐसे मुड़ जाते, तो आपको 45 मुड़ना है तो आप यहीं ना रह जाइएगा, यही तो जो अभी हम बना रहे हैं, ये जिसको बढ़ा रहे हैं, समझ गए, बायां मुड़ना था। तो आप ये लाइन जो जा रहा था इसको छोड़ के आप नीचे मुड़ गए, तो नीचे मुड़ गए तो कहाँ मुड़ेंगे, ऐसे ऐसे तो नहीं हो पाएंगे, 90 बन जाएगा, इसीलिए आप ऐसे जा रहे हैं तो ऐसे मुड़ जाइए, तो इतने आप आ पाएंगे, 45 आपको आना है। तो आप यहाँ पर हैं, तो अब निकालिए क्या कहा है, 3 किलोमीटर चले हैं, 3 किलोमीटर चलना है, ये 3 किलोमीटर है। अब वो अपनी वास्तविक स्थिति से किस दिशा में है, किलोमीटर तो आपको भ्रमित किया है, आपसे किलोमीटर पूछा भी नहीं है। तो क्या कहा, अब वो अपनी वास्तविक स्थिति से, वास्तविक स्थिति यहाँ है कि नहीं, यहाँ से आप कहाँ है देख लीजिए ना, सीधा ये वाला डायरेक्शन में है। तो ये वाला कौन सा डायरेक्शन है, अगर इस तरह है तो ये वाला ही तो है। तो ये क्या होता है, इधर पश्चिम इधर दक्षिण, तो दक्षिण पश्चिम या पश्चिम दक्षिण जो बोल सकते हैं। तो ऑप्शन में क्या है, दक्षिण पश्चिम, ऑप्शन ए लगा दीजिए आप, ठीक। तो अच्छा क्वेश्चन था ये, इसको समझ लीजिए, ठीक। चलिए 13वां क्वेश्चन देखते हैं। 13वां क्वेश्चन है, सॉल्व कीजिए इसको। क्या कह रहा है, पी क्यू और आर का भाई है, ठीक, बनाते जाते हैं। पी जो है वो क्यू और आर का भाई है, पी तो आर के ऊपर पॉजिटिव चार्ज कर दिया, ठीक है, ठीक। एस आर की माँ है, इस आर की माँ है एस, इसके ऊपर निगेटिव चार्ज कर दिए। टी पी का पिता है, इस पी का पिता है टी, तो इसके ऊपर पॉजिटिव करेंगे।
निम्नलिखित में कौन सा कथन निश्चित रूप से सत्य नहीं हो सकता है? इस बात को ध्यान में रखिएगा, सत्य नहीं हो सकता है। ठीक, ये नहीं कि सत्य हो गया, हमें मिल गया, हम लगा दिया आंसर, नहीं, सत्य नहीं हो सकता है। एग्जाम में इस तरह का प्रश्न में पढ़ने में थोड़ा सा चूक तो आप बनाते हुए भी गलत कर देंगे। आप एग्जाम में एक क्वेश्चन कम बनाइए एग्जाम हॉल में, लेकिन आप सही बनाइए तो ही आपका मेरिट लिस्ट बनेगा। आप ज़्यादा बनाने के प्रयास में कहीं गलत ना बना दें, इसका भी ध्यान रखना है। तो नहीं वाला जो भी क्वेश्चन होता है उस पर थोड़ा सा ध्यान लगा के पढ़ के उसका आंसर देना है। क्या कहा? निश्चित रूप से सत्य नहीं हो सकता है। तो चलिए पढ़िए, टी एस का पति है। तो ये जो टी है ये एस का पति है। हाँ है। कैसे है? ये टी का बेटा है कि नहीं? पी क्यू आर, पी तो बेटा है, हमें पता है, इसका लिंग मालूम है, पी के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, पुल्लिंग है। लेकिन क्यू और हमें पता नहीं है बेटा या बेटी है, लेकिन इतना तो पता है कि इसी का है संतान। और एस का भी तो है, एस मम्मी है ना आर का, तो एस का भी तो ये तीनों संतान है। तो ये पिता है, हमें पता है, इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है और ये निगेटिव चार्ज है, तो ये आपस में पति पत्नी नहीं हो गया? ठीक हो गया, क्योंकि एस माँ है, कहा है यहाँ एस आर की माँ है, इसीलिए उसके ऊपर निगेटिव दिए थे। तो ये माँ है और ये पी का पिता है, तो आपस में ये सब भाई बहन है या भाई भाई जो भी कह सकते हैं। और ऊपर आपका मम्मी पापा हो गया है, ये सभी उनका संतान है, माता पिता। तो टी एस का पति है ही, टी जो है एस का पति। ठीक है, दूसरा देखिए, ये सही हो गया, हमको ये नहीं बनाना, यहाँ का नहीं हो सकता। एस पी की माँ है, हाँ तो पी का तो माँ एस होगा, चूंकि आर का माँ है तो पी का भी माँ होगा एस, ये भी सही है। टी क्यू का पिता है, टी जो है क्यू का पिता है, ऑब्वियसली है ये है, चूंकि पी का पिता है तो क्यू का भी पिता होगा, ये भी सही है। टी क्यू का पति है, ये टी जो है क्यू का पति है, नहीं, टी जो है क्यू का पिताजी है, ना कि पति, तो यही नहीं हो सकता है निश्चित रूप से। तो ऑप्शन डी ही सही हो जाएगा इस क्वेश्चन का। ठीक, चलिए 14वां क्वेश्चन बनाते हैं हम लोग, लगाइए इसका आंसर। ये आज का लास्ट प्रश्न है, इसको सॉल्व कीजिए आप लोग और इसी तरह से सेट प्रैक्टिस करिए, बहुत काम देगा आपको एग्जाम में। ठीक, चलिए बनाइए। 28 है, 8 है, 6 है, 63 है, 18 है, 9 है, 94 है, क्वेश्चन मार्क 13। अब आप लोग कहेंगे कि आप बोलते हैं कि जो बड़ा है उसके तरफ चलना है, तो यहाँ हम चलेंगे, तो हम बोलते हैं, लेकिन हम ये तो नहीं कहते कि सभी में लागू होता है, ज़्यादातर में होता है। ठीक, अब यहाँ आप कैसे बनाएंगे? आप देखिए, ये क्या है? 6 है, ये क्या है? 9 है, ये क्या है? 13 है ना। आप यहाँ देखेंगे 28 और 8, तो आपको लग रहा है कि 28 + 8 करेंगे तो 36 हो जाएगा। तो जब 36 का आप अंडर रूट करेंगे ना, तो आपको 6 मिलेगा। देखिए, फिर आप 63 और 18 को जोड़िए, 63 18 कितना होता है पता है ना? 81 हो जाएगा। देखिए 63 और 18 81 हो जाएगा। तो इसका जब आप अंदर रूट करेंगे तो आपको 9 मिलेगा, यहाँ 9 है। उसी प्रकार यहाँ 13 है, तो आप यहाँ पर क्या रखेंगे? जिसका अंदर रूट करेंगे तो आपको 13 होगा। ठीक, तो आप सोचेंगे कि क्या करेंगे, तो आपको कुछ नहीं करना है, थोड़ा सा दिमाग लगाना है कि ये अंदर रूट 36 का 6 है, लेकिन 6 का स्क्वायर भी 36 है। ये 81 का अंदर रूट 9 है, तो 9 का स्क्वायर तो 81 है, तो हम 13 का स्क्वायर कर देंगे तो 169 होगा कि नहीं? तो आपको 169 लाना पड़ेगा, यही ना। तो जब हमको 169 लाना पड़ेगा और यहाँ इकाई अंक 4 है, तो इस इकाई अंक में हम क्या जोड़ेंगे जो इकाई अंक 9 आ जाएगा? तो आप कहेंगे कि हम 5 जोड़ेंगे। तो 5 किसका इकाई अंक है? ऑप्शन डी का, तो हम लगा देंगे, हम जोड़ के नहीं देखेंगे। हाँ, और किसी का रहता है इकाई अंक 5, तब फिर हम जोड़ते, तो नहीं है, तो हमें इकाई अंक में 9 लाना है, चूंकि 13 का स्क्वायर लाना है हमें, तो हम 75 जोड़ देंगे, यानी इकाई अंक 5 तो हो जाएगा। ऐसे आप जोड़ दीजिए, 9 5 कितना हो जाएगा? यहाँ ना जुटेगा, ये 94 है, 94 जुटेगा। तो देखिए 5 4 9 और 9 7 16 हो गया ना। तो इकाई अंक पे यहाँ काम करना है, आपको यहाँ समझना था कि अंडर रूट 6 होता है तो 6 का स्क्वायर भी तो 36 होगा। प्रक्रिया तो वही है, चाहे अंडर रूट कीजिए या जो संख्या आया उसका स्क्वायर कीजिए। तो 81 है तो 81 का अंडर रूट 9, तो 9 का स्क्वायर 81। तो यहाँ 13 था तो किसका अंडर रूट होगा? तो 169 का,
तो हमें 169 लाना था, इकाई अंक में 9 लाना था, एक में यहाँ 4 था ही इकाई अंक, तो अब दूसरा क्या रखते इकाई अंक जो 9 हो जाता, तो हमें यहाँ ऑप्शन दिखाई दिया 75। आज इतना ही, मिलते हैं अगला वीडियो में।